एक बार फिर आपको ठाकुर बायो क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग तंतु से वस्त्र का भाग 2 कंप्लीट करने वाले हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आया हूं। इस टॉपिक का नाम है रेशम कीट का जीवन चक्र। चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो या सब्जेक्टिव परीक्षा हो, वस्तुनिष्ठ हो या विषयनिष्ठ हो, दोनों ही प्रकार की परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र को कैसे पूरा करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके लाइक और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमें ताकत देते हैं ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशम जो कीट होता है यह यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात एक लिंगी होता है। रेशम कीट एक लिंगी होने का मतलब है कि या तो वह नर होगा या फिर मादा होगी। यूनिसेक्सुअल होने का अर्थ यही है कि कोई जीव या तो नर है या फिर मादा है। तो जो मादा रेशम कीट है, ये जैसे मादा रेशम कीट है और ये मादा रेशम कीट, ये मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देती है। ये मादा रेशम कीट अंडे देती है। ये है मादा रेशम कीट जो अंडे देती है। इसको हम लोग मादा रेशम कीट कह सकते हैं। ये मादा रेशम कीट है। इसको हम लोग फीमेल सिल्क मॉथ भी कहते हैं। अब ये अंडा जो देती है वो अंडा कहाँ देती है? तो अंडा ये देती है शहतूत की पत्तियों पर। ये शहतूत की पत्ती है और इसी शहतूत की पत्ती पर ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत संख्या में है। तो यहाँ पे इस मॉलबरी की पत्तियों पर ये बहुत ढेर सारी यहाँ पर अंडे दे रही है, अंडे दे चुकी है। अब यह अंडा, इसे हम लोग अंडा कहेंगे, एग कहेंगे। और यहाँ से एग के बाद का जो स्टेज इसका होता है उस स्टेज को हम लोग लार्वा स्टेज कहते हैं। अब इसी पत्ती पर ही यह और डेवलप्ड होगा और विकसित होगा और इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। इसको हम लोग लार्वा कहते हैं। ये देख रहे हैं आप कि अंडा जो राउंडेड था वो जो है अब इस शेप में आ गया है। ये थोड़ा विकास कर गया है और विकास के अपने इस क्रम को जारी रखेगा
और इस अवस्था को हम लोग लार्वा स्टेज कहते हैं, या इसको हम लोग कैटरपिलर भी कहते हैं। तो ये लार्वा स्टेज है और ये कैटरपिलर है। अब इसके बाद का जो स्टेज होगा, अब ये थोड़ा और डेवलप्ड होगा और यह डेवलप्ड हो करके ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्यूपा कहते हैं, इसको हम लोग प्यूपा कहते हैं। इसी स्टेज में यह कोकून तैयार करता है और इसके बाद का ये जो नेक्स्ट स्टेज है वो फिर वयस्क कीट का स्टेज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मादा रेशम कीट अंडे देती है, शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। वह अंडा थोड़ा विकसित होता है और लार्वा स्टेज में चला जाता है। यह लार्वा है, यही लार्वा अब प्यूपा स्टेज में जाएगा। थोड़ा और विकसित जब हो जाएगा तो प्यूपा हो जाएगा, और प्यूपा स्टेज जब होता है उसका, तो उस समय वह अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर के चारों तरफ एक जाल सी रचना बनाती है, और वह जाल सी रचना को हम लोग कोकून कहते हैं। अब अगर हमें रेशम चाहिए तो इसे वयस्क में बदलने से पहले ही, अगर हमें रेशम चाहिए तो हमें कोकून स्टेज में ही, प्यूपा स्टेज में ही, इसी स्टेज में इसे पानी में उबाल कर इसमें का रेशम ले लिया जाता है। परंतु अगर ये स्टेज में हम लोगों ने अगर कोकून नहीं लिया तो ये अपने जीवन के अगले स्टेज में जाता है, वहाँ पर वह पूरा वयस्क बन जाता है। तो इसका लाइफ साइकिल यही है, अंडा दिया, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज, फिर वो एडल्ट बन जाएगा, फिर वो अंडा देगा, फिर जो है लार्वा स्टेज, फिर प्यूपा स्टेज, फिर मादा रेशम कीट या नर रेशम कीट जो भी हो वो बनता रहता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, ऐसे चलता है। और अगर आपको रेशम चाहिए तो इस प्यूपा स्टेज में ही इस कोकून को, आपको जो प्यूपा है उसको आपको क्या करना होगा कि गर्म पानी में उसको उबालना होगा ताकि उसके रेशे अलग हो जाए। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मादा रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम लोग बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं। बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं, बॉम्बिक्स मोरी। मादा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी होता है। और ये मादा कीट या जो भी कीट है, जो रेशम कीट है, वो खाता क्या है? तो शहतूत की पत्ती खाता है। शहतूत की पत्ती इसका भोजन है। शहतूत की पत्ती, जिसको हम लोग मॉलबरी की पत्ती भी कह सकते हैं या मॉलबरी लीव्स कह सकते हैं। शहतूत को अंग्रेजी में मॉलबरी कहते हैं। उसके बाद है कि ये जो रेशम कीट है वो जो कोकून बनाता है, ये कोकून, यह कोकून यानी रेशम जो रासायनिक रूप से क्या होता है, तो यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। अब बात है कि रेशम के किस्म कौन कौन से हैं। तो देखिए, रेशम की कई वैरायटियां हैं। रेशम के प्रकार कई वैरायटियां हैं रेशम के, जिसमें एक है मॉलबरी रेशम, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। ये मॉलबरी रेशम है। उसी तरह से दूसरा है एरी रेशम, तीसरा है मूगा रेशम, और चौथा है तसर प्रकार का। यह तसर प्रकार का चौथा रेशम है। तो यह आप देख रहे हैं कि मलबरी रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम और तसर,
ये सब रेशम के प्रकार थे। अब इससे रिलेटेड जो एक और प्रश्न है कि रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ या किस देश में रेशम का आविष्कार हुआ, तो रेशम का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। यानी इसका जो आविष्कार हुआ था, वो आविष्कारक जो देश है वो आविष्कार हुआ चीन में। और अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो विश्व में अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो ये चाइना हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश भी चीन है। और पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है रेशम का, तो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटका है, ये कर्नाटक है। और बिहार में सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक उत्पादक जिला है, बिहार में सर्वाधिक उत्पादक जिला है भागलपुर। इसीलिए भागलपुर को हम लोग रेशमी नगर कहते हैं। बिहार का वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ इससे संबंधित बहुत सारे कारोबार हैं जो बड़े पैमाने पर वहाँ होते हैं, इसीलिए बिहार का रेशमी नगर भागलपुर को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि रेशम के जो कीट हैं वो कहाँ पर पलते हैं, तो रेशम के कीट मुख्य रूप से यहीं मॉलबरी की जो पत्तियां हैं उसी पर उन्हें पाला जाता है। और रेशम कीट का पालन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। तो रेशम कीट के पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। और इसमें जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इसे निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, ताकि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।